गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट की वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे, एंटीबॉडी की बात कर रहे थे, ठीक है ना। हमने एंटीबॉडी में बात की थी लास्ट वीडियो में, हिंज क्षेत्र की हमने बात की थी। हिंज क्षेत्र की हमने क्या की थी, इसमें बात की थी। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल पार्ट होता है जिसपे किसी भी एंजाइम की या किसी भी केमिकल प्रोडक्ट की क्या कर सकते हैं हम लोग, रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है ना। इस पर एक एंजाइम यूज़ में लेते हैं, पेपेन एंजाइम, ठीक है ना। पेपेन एंजाइम को इस पर यूज़ लेते हैं। पेपेन का काम होता है जो हिंज रीजन है इसको डाइजेस्ट करने का है, इसको विखंडित फ्रेगमेंट्स में तोड़ने का काम करता है। और ये इस हिंज रीजन को दो भागों में तोड़ सकता है। पहला जो रीजन होता है वो होता है फैब फ्रेगमेंट्स। क्या होता है, फैब फ्रेगमेंट्स, प्रतिजन बंधनकारी स्थल, प्रतिजन बंधनकारी स्थल। दूसरा भाग होता है जो कि नीचे वाला होता है, इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड फ्रेगमेंट, ठीक है ना। क्रिस्टल बनाने योग्य खंड, इस पर किसी भी प्रकार के प्रतिजन नहीं जुड़ सकते हैं। इस पर किसी भी प्रकार के प्रतिजनों से बंधन बनाने की क्षमता नीचे वाले, जो कि हमने बोला इसको क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट बोला, क्रिस्टल बनाने योग्य खंड बोला है। इस पर किसी भी प्रकार के प्रतिजनों के लिए बंधन स्थल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते थे हम, प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन अणु का प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन अणु का पेपेन एंजाइम की सहायता से, पेपेन एंजाइम की सहायता से पाचन होता है, डाइजेशन होता है, जिससे यह दो भागों में विभक्त हो जाता है। जिससे यह दो भागों में विभक्त हो जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है, प्रथम भाग प्रतिजन बंधनकारी, एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट्स, या इसी को बोलते हैं हम लोग फैब एफ फ्रैगमेंट, एफ बी एंटीजन, फैब फ्रैगमेंट्स। वह दूसरा भाग क्रिस्टल बनाने योग्य खंड, क्रिस्टल बनाने को सॉलिड सब्सटेंस बनाने योग्य भाग, क्रिस्टल बनाने योग्य खंड, एफ सी फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल, ठीक है ना। तो इसको यहाँ लिख भी सकते हैं, क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट में विभक्त हो जाता है, अब जो क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट था ये किसी भी प्रतिजन से बंधन बनाने की क्षमता नहीं रखता है। अब यहाँ पे जो पेपेन एंजाइम को हमने यूज़ में किया था, ये किसी भी भिन्न बिंदु पर, किसी भी एंटीजन के भिन्न बिंदु पर क्रिया करेगा, जिससे जो क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट्स है इससे
इससे जितने भी शेष अणु पाए जाएंगे, जैसे कि हमने बात की है, इस पे COOH टर्मिनल पाया जाता है, COOH कार्बोक्सिल टर्मिनल पाया जाता है। इसके शेष अणुओं को क्या कर देगा, यहाँ से अलग कर देगा, शेष अणु को यहाँ से अलग कर देगा, जिससे एक बड़े भाग का निर्माण होगा, और ये बड़ा भाग कहलाएगा फैब। ठीक है ना, इस बड़े भाग को हम लोग बोलते हैं फैब फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, जो कि ऊपर बताया हमने, प्रतिजन बंधनकारी स्थल। FC खंड, FC क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट बोलते हैं FC खंड को। FC खंड प्रतिजन से बंधन बनाने की क्षमता नहीं रखता है, बंधन बनाने की क्षमता नहीं रखता है। पैपेन एंजाइम भिन्न बिंदु पर क्रिया करता है, यह है FC खंड को शेष अणु से विखंडित करता है, इस प्रकार हिंज क्षेत्र अणु के शेष भाग से जुड़ा रहता है। ठीक है ना, जिसे प्रतिजन बंधनकारी, हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन बंधनकारी, इंग्लिश में बोलते हैं फैब फ्रेगमेंट्स, बंधनकारी फैब फ्रेगमेंट्स। ठीक है ना, जिसे प्रतिजन बंधनकारी स्थल कहते हैं। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिजन बंधनकारी स्थल कहते हैं। अभी जब प्रतिजन बंधनकारी फैब स्थल जितने भी हैं, फैब फ्रेगमेंट जितने भी हैं, ये क्या करते हैं, प्रतिरक्षी पदार्थों की भांति क्या करते हैं, हमेशा बाइवेलेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, द्विसंयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जिसके मध्य में यहाँ बताया था मैं, डायग्राम में हमने बताया था, ये डबल एस बनाया हुआ है यहाँ पे। तो डबल एस का मतलब होता है हमेशा डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है ना। डाइसल्फाइड बॉन्ड का क्या करेंगे, यहाँ पे निर्माण करते हैं, जो कि क्या करता है, हैवी श्रृंखला को जोड़े रखता है, हैवी लाइट श्रृंखला को जोड़े रखता है, और लाइट श्रृंखला को, मतलब भारी श्रृंखला को, भारी हल्की श्रृंखला को, और हल्की श्रृंखला को, तीनों प्रकार से जोड़े रखता है। इन्हीं के मध्य में क्या जो पाया जाएगा, अंतर श्रृंखला का इंटरचेन कनेक्टिविटी पाई जाएगी, अंतर श्रृंखला का जुड़ाव पाया जाएगा, किसके द्वारा, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। और डाइसल्फाइड बॉन्ड हमेशा शो करता है बाइवेलेंट कंडीशन में, द्विसंयोजकता, डबल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के रूप में ये पाया जाता है। फैब फ्रेगमेंट्स पैतृक प्रतिरक्षी पदार्थ की भांति प्रतिरक्षी पदार्थों की तरह द्विसंयोजक होते हैं, द्विसंयोजकता बाइवेलेंट होते हैं। यह प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन अणु प्रतिरक्षी
ग्लोबुलिन अणु दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बंध बनाते हुए जुड़ा रहता है। डाइसल्फाइड बंध बनाते हुए जुड़ा रहता है। ठीक है ना, डाइसल्फाइड बंध बनाते हुए जुड़ा रहता है। ये बंध हैवी चेन श्रृंखला, इसे बोलते हैं एच चेन। हैवी लाइट चेन, जिसे हम लोग बोलते हैं HL चेन। लाइट चेन LL चेन को जोड़ते हैं। ठीक है ना, हैवी श्रृंखला को जोड़ते हैं। इसमें क्या पाए जाएंगे? 440 अमीनो एसिड्स पाए जाएंगे ऊपर की तरफ, जिसमें हमने टर्मिनल बोला है। ऊपर डायग्राम में हमने शो भी किया था लाइनों के द्वारा, टेढ़ी लाइनों के द्वारा। ठीक है, साथ ही साथ इनमें क्या पाया जाता है? अंतर श्रृंखला का जुड़ाव पाया जाता है। इंटर चैन कनेक्टिविटी पाई जाती है इनमें। अंतर श्रृंखला जुड़ाव, इंटरचेन कनेक्टिविटी पाई जाती है। इंटरचेन कनेक्टिविटी पाई जाती है। अब ये डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। और यदि इसको हम लोग गुणांक के रूप में देखें, कोफिशिएंट के रूप में देखेंगे, प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन अणु का कोफिशिएंट के रूप में देखेंगे, तो इसके लिए एक यूनिट हम यूज़ में लेते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट लेते हैं। ठीक है ना, स्वेडबर्ग यूनिट लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन अणुओं के लिए, जैसे कि हम राइबोसोम्स में पढ़ते हैं 70S 80S प्रकार के हमने, ठीक है ना, राइबोसोम्स पढ़े हुए हैं, जिसमें 70S टाइप के, जैसे S आता है तो S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। तो स्वेडबर्ग यूनिट यहाँ पे प्रोटीन के लिए क्या की जाती है? यूज़ में ली जाती है। तो प्रतिरक्षियों का निर्माण भी क्या हो रहा है? ग्लोबुलिन प्रोटीन से ही हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन अणुओं का, प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन अणुओं का अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट स्वेदबर्ग इकाई द्वारा, स्वेडबर्ग यूनिट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। अब प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन अणु का, अब हमने जैसा कि हम लोग बात करेंगे प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन एम की बात करेंगे, जो कि इसके प्रकार है। प्रतिरक्षी IgM प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन E, इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन D। तो ये क्या है? अलग अलग है। इनमें प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन अणु का
प्रत्येक का भार क्या होगा, अलग अलग पाया जाएगा। जितना अधिक अणुभार होगा, जितना अधिक क्या होगा इसमें अणुभार पाया जाएगा, उतनी ही क्या होगी स्वेडबर्ग यूनिट का मान बढ़ता जाएगा। प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन अणु का प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन अणु का अणुभार जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है उतना ही अधिक स्वेडबर्ग इकाई का मान पाया जाता है। ठीक है ना, उतना ही अधिक क्या पाया जाएगा, स्वेडबर्ग यूनिट का मान पाया जाएगा। अब कल की जो वीडियोस होगी उसमें हम देखेंगे इम्यूनोग्लोबिन के आइसोटोप्स की हम लोग बात करेंगे, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन ई, जी, डी, इस प्रकार से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।